बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 16 मसल। और जो आज हम करेंगे वो है स्केलेटल मसल। तो आइए जी स्केलेटल मसल की एनाटॉमी पढ़ते हैं और उसकी एनाटॉमी के बाद स्केलेटल मसल किस तरह काम करता है उसको डिस्कस करते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, तो याद रखिएगा, ऐसा मसल विच अटैच विद स्केलेटन, which attach with skeleton, जो स्केलेटन के साथ अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है जी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमारी स्केलेटन की डिफरेंट मूवमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसी से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हमने ये आपके सामने ये एक बाइसेप बनाया है। इस बाइसेप में ये देख लीजिए, हमारे पास ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये ह्यूमरस है, और ह्यूमरस के ऊपर हमें नजर आ रहा है बाइसेप मसल। अब मसल जो है वो अटैच होता है बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, जो कि क्या कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा है मसल की विद बोन, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और ये आपके पास जो रेड कलर का है ये मसल है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये आप देखिए जी क्या हुआ है जी, आपको फूला हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। टेंडन जो होता है वो क्या कर रहा होता है जी, मसल्स को अटैच कर रहा होता है विद बोन, और बाय नेचर ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब इस बाइसेप का अगर हम इंटरनल सेक्शन देखें तो ये आपके सामने बाइसेप आपको नजर आ रहा है, जिसका इंटरनल सेक्शन नजर आ रहा है। इसके अंदर ये बेशुमार ब्लू कलर की आपको अरेंजमेंट्स नजर आ रही हैं। ये जो जितनी भी ब्लू कलर की अरेंजमेंट्स है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मसल बंडल। तो ये मेरे पास जो है ये आपके पास है जी मसल बंडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसल जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल। तो ये आपके पास जो है, ये जो रेड कलर का आपने ड्रॉ किया है, डेफिनेटली ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्केलेटल मसल। और इसके अंदर जो बेशुमार आपको पार्टीशंस नजर आ रही हैं, इन पार्टीशंस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नाउन एज मसल बंडल। ये देखिए जी, ये आपके पास है मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर जो बेशुमार आपको पार्टीशन नजर आ रही हैं ब्लैक कलर की, ऑल दीज आर मसल फाइबर। तो ये आपके पास है मसल फाइबर। तो फाइनल ये हुआ कि स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। आइए जरा मसल फाइबर की अगर हम एनाटॉमी देखें हाई मैग्निफिकेशन में, ये हमारे पास मसल फाइबर की एनाटॉमी है। इस एनाटॉमी में ये आपको नजर आ रहा है जी, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। जिस तरह हर सेल की एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल ये जो आपके पास मसल फाइबर है ये एक सिंगल सेल होता है हमारे पास इसका, स्केलेटल मसल का। अब इसकी ये जो आउटरमोस्ट लाइनिंग है, ये वाली आउटरमोस्ट लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं जी सार्कोप्लाज्मा। तो इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्को का वर्ड जहां पे भी आएगा वो मसल को शो कर रहा होगा। लेमा स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन, यानी कि मसल की मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास जो है वो एक सेल है, तो उस सेल की मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा। अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होगा, जिस तरह हर सेल का साइटोप्लाज्म होता है। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, जो कि है जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म। लेकिन आम सेल के साइटोप्लाज्म से ये डिफरेंट होता है, और डिफरेंट फर्क किस बिहाफ पे होगा, इसके अंदर एक तो होगा मायोग्लोबिन, जो कि आम सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं होता, और दूसरा इसके अंदर होगी ग्लाइकोजिन, जो कि आम सेल के अंदर नहीं होती। तो हमारे पास यहां पर जो मसल का एक सेल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर। उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर मायोग्लोबिन होगा, ग्लाइकोजिन होगी। ग्लाइकोजिन जो है वो फूड रिजर्व है। मायोग्लोबिन जो है ये क्या होती है, ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन होती है, जो कि गैसेस वगैरह को
ट्रांसपोर्ट करने में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इस तरह ये आम सेल के साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होगा। और साथ देखिए आपको यहां पे थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ क्या नजर आ रही है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन नजर आ रही है। असल में यहां पे क्या होता है, यहां पर ओवल शेप के मल्टीपल क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये आपके पास यहां पर क्या है, न्यूक्लियाई यानी बेशुमार सेल। अब जरा गौर कर लीजिए, एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस मसल फाइबर की हाई मैग्निफिकेशन में इमेज लें तो हाई मैग्निफिकेशन में हमें बेशुमार नजर आएंगे डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। इस तरह जो है वो हमारे पास कंजेक्टिव बैंड नजर आएंगे। जैसे ये देखिए जी, ये मेरे पास आपको नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, डार्क बैंड। और ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है आगे, ये आपके पास क्या है, डेफिनेटली ये आपके पास है ब्राइट बैंड। फिर आगे क्या आ गया, एक डार्क बैंड, फिर आगे जाके क्या आ जाएगा, ब्राइट बैंड। तो इस तरह हमारे पास जो है वो क्या नजर आते हैं जी, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड के हमारे पास कंटिन्यूसली बैंड्स नजर आते हैं, स्ट्रिप्ड नजर आती हैं। इसलिए तो हमने कहा था जो स्केलेटल मसल होते हैं ये स्टीराइटेड मसल्स होते हैं, स्ट्रिप मसल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिप नजर आती हैं जब इसे हाई मैग्निफिकेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब जब इसको हाई मैग्निफिकेशन में ऑब्जर्व किया गया तो हमें डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड नजर आए। ये क्यों नजर आए ये भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी हम जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे पास डार्क बैंड है, इस डार्क बैंड को नाम दिया जाता है जी ए बैंड का। ये जो इंटायर आपके पास डार्क नजर आ रहा है, इसे ए बैंड का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास ब्राइट, जो है वो ब्राइट बैंड है, इसको नाम दिया जाता है जी आई बैंड का। तो एक तरफ मेरे पास डार्क बैंड जिसे ए बैंड कह रहे हैं, और एक मेरे पास ब्राइट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आई बैंड। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए बैंड, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आई बैंड, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बैंड। तो इस तरह कॉन्टिन्यूसली हमारे पास ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड आते जाएंगे। अब यहां पे जो हमने लिखा है ए बैंड, ए बैंड का क्या मतलब है, ए जो है ये वर्ड लिया गया है ए एन आइसोट्रॉपिक से, एन आइसोट्रॉपिक, और आई का वर्ड आइसोट्रॉपिक से, आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, आई से आइसोट्रॉपिक, ए से एन आइसोट्रॉपिक। अब एन आइसोट्रॉपिक वो होता है जो लाइट को पोलराइज कर देता है, और आई जो है जो लाइट को पोलराइज नहीं कर पाता। तो असल में जब लाइट पोलराइज हो जाती है तो आपके पास क्या आता है जी, डार्क बैंड, और जब लाइट पोलराइज नहीं होती तब क्या आता है जी, ब्राइट बैंड। तो असल हम इसकी हाई मैग्निफिकेशन में क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आपको ये नजर आ रहा है जी ए बैंड, जो कि हम क्या कह रहे हैं जी, डार्क है, और एग्जैक्ट उसके सामने जो है आगे वाला वो आपके पास ब्राइट बैंड है। तो स्टूडेंट जब गौर से देखा गया तो मालूम पड़ा कि बिल्कुल ये जो ए बैंड है, डार्क बैंड है, इसके अंदर आप देखिए यहां पर ये जो छोटी सी आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने ब्लू कलर का शो किया, बिल्कुल दरमियान में आप देखिए ये भी डार्क है, लेकिन ये कुछ कम डार्क है। सराउंडिंग वाला जो पेरिफेरल है ये सारा डार्क है, मीन ये सारा डार्क है, लेकिन डार्क के अंदर ये एक छोटी सी स्ट्रिप है। ये जो छोटी सी स्ट्रिप है ये कम डार्क है। इस छोटी सी स्ट्रिप को नाम दिया गया एच जोन का। मैं जरा इसको थोड़ा सा नीचे लिख लूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आए। मैंने कहा ये मेरे पास क्या था, चले यहां लिख रहा हूं, ये मेरे पास था डार्क बैंड। ओके जी, और ये भी सारा ऊपर ही मेंशन कर देते हैं। ये सारा हमारे पास क्या था, ये सारा हमारे पास था जी ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड। आगे फिर मेरे पास क्या था, डार्क बैंड। अब ये जो दरमियान में आपको डार्क बैंड के अंदर नजर आ रहा है इतना सा, इसे नेम दिया गया एच जोन का। एच स्टैंड्स फॉर हिले, एच स्टैंड्स फॉर हिले, मीन बिटवीन, सॉरी
विच मीन ब्राइट, नॉट बिटवीन, ब्राइट। तो ये आपके पास डार्क के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप थी जो असल में क्या थी, जो कि ब्राइट नजर आ रही थी, उसको नाम दिया गया एच जोन का। बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारी क्या होगी, ये होगी हमारे पास एच जोन। उसके बाद मजीद क्या नजर आया, मजीद ये नजर आया कि ये जो हमारे पास आपको ब्राइट बैंड नजर आ रहा है, बिल्कुल इसके दरमियान में एक पार्टीशन नजर आई जो कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी। अब ये भी होगा तो यहां पे भी क्या होगी, एक इस तरह करके लाइन होगी। यहां जो आपके पास आई बैंड है वहां भी बिल्कुल दरमियान में इस तरह करके क्या होगी, लाइन होगी। तो हमारे पास जो था आई बैंड, उसकी बाइसेक्शन नजर आई, यानी दो हिस्सों में वो क्लासिफाई होता नजर आया। इसको नाम दिया गया जी लाइन का, जी लाइन, जी लाइन। और बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ये वाला एच जोन है, ये भी बिल्कुल दरमियान में से बाइसेक्ट होता नजर आया। वो जो बाइसेक्ट होता नजर आया इस तरह बिल्कुल दरमियान में, इस बाइसेक्शन वाली लाइन को हम बोलते हैं जी एम लाइन, एम फ्रॉम मिडल, यानी बिल्कुल दरमियान से। अब इस सारे स्केच को दोबारा समझने की कोशिश कर लीजिए। हमने कहा, हमने इस मसल फाइबर को हाई मैग्निफिकेशन में देखा तो हमें नजर आए डार्क और ब्राइट बैंड। हर ब्राइट बैंड को नाम दिया गया आई बैंड, हर डार्क बैंड को नाम दिया गया ए बैंड। अब डार्क बैंड के अंदर एक छोटा सा पोर्शन था जो बिल्कुल क्या था, ब्राइट था, थोड़ा सा कम डार्क था, उसे नाम दिया गया एच जोन का। तो दोनों तरफ ये देखिए एच जोन। अब जो हमारे पास जो है वो ब्राइट बैंड है, इसकी बाइसेक्शन वाली लाइन को कहते हैं जी लाइन, और जो हमारे पास ये वाला एच जोन है, इसकी बाइसेक्ट होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। तो ये आपके पास ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, और जी लाइन क्या होता है, एम लाइन क्या होता है, ये सारा आपको पता चल गया। अब यहां पे एक बात आपने गौर से सुननी है, ये जो दो जी लाइन है इनके दरमियान डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive Z lines called as sarcomere। सार्कोमियर, मियर यूनिट को कहते हैं, सार्को मसल को कहते हैं। तो हमारे पास ये जो दो जी लाइन है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। और ये जो सार्कोमियर है ये मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, यानी कि मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होनी है और जो रिलैक्सेशन होनी है, जो मसल का फंक्शन है, वो ये सार्कोमियर कर रहा होता है। ये दो जी लाइन कर रही होती है। असल में ये मसल का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ब्राइट बैंड नजर क्यों आ रहे हैं, ये डार्क बैंड नजर क्यों आ रहे हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई कि असल में मसल फाइबर के अंदर, यानी कि मायोफिब्रल के अंदर बेशुमार छोटे छोटे फाइबर्स हैं। उन छोटे छोटे फाइबर्स को नाम दिया गया मायोफिब्रल का। तो हमारे पास जो थे स्केलेटल मसल के अंदर क्या थे, मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर क्या थे, मसल फाइबर। मसल फाइबर को देखा तो आपको यह नजर आया, जिससे मालूम पड़ा कि इसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर बेशुमार छोटे छोटे क्या हैं, मायोफिब्रल है, जिनकी वजह से हमें ये जो है, ये वाली जो है वो स्केच नजर आ रही है। तो एक्चुअल में क्या था, असल में जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो पता ये चला एग्जैक्ट इन्हीं के सामने अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर इनके अंदर हमें नजर आए। आइए जी स्ट्रक्चर्स को ड्रा करते हैं। ये मैं सार्को प्लाज्म के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। ये देखिए जी, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये लीजिए, बिल्कुल इसी तरह ये इधर भी होगा, इधर से जो जी लाइन होगी उसके सामने भी स्ट्रक्चर होगा, ये लीजिए ऐसे करके। तो ये स्ट्रक्चर हमें जो थे वो नजर आए, जो कि इसके अंदर है, जिन्हें आप क्या बोल रहे हो, मायोफिब्रल बोल रहे हो। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर है। और मजीद अगर देखा जाए तो यहां पे ऐसे करके जो था ये डिवीजन पूरी आपको जो है वो नजर आ रही होगी, ये लीजिए। तो असल में ये चीजें यहां पे मौजूद हैं जिन्हें आप क्या बोल रहे हो, मायोफिब्रल बोल रहे हो। और इन मायोफिब्रल्स की प्रेजेंस की वजह से हमें जो है वो इस तरह की
अपीयरेंस आ रही है कि ये आपको डार्क और ब्राइट बैंड नजर आ रहे हैं। अब इन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया? मायोफिब्रल का। अब जरा गौर से देखिए, बिल्कुल इसके सामने ये एक यूनिट आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए जी बिल्कुल सामने ये वाला, ये जो बिल्कुल सामने ये वाला यूनिट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं जी लाइन बोल रहे हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या जिसे आपने मायोफिब्रल कहा है। इस मायोफिब्रल के अंदर फर्दर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं मायोफिलामेंट। तो इसके अंदर जो है वो क्या है जी? मायोफिलामेंट। तो बातें जो है वो अगर कंफ्यूज कर रही हैं तो दोबारा गौर से सुन लीजिए। मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रल, और मायोफिब्रल के अंदर ये ब्लू और रेड कलर के इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट कहते हैं। आइए जरा इन मायोफिलामेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास एक मसल फाइबर होता है, उसकी लेंथ 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है, और इसके अंदर जो हमारे पास मायोफिब्रल है, जिनकी फर्दर डिवीजन क्या है? मायोफिलामेंट। आइए जरा उन मायोफिलामेंट्स को देखते हैं। तो मायोफिलामेंट्स हमारे पास यहां पे दो तरह के हैं। आइए जी मायोफिलामेंट की बात करते हैं। मायोफिलामेंट, अब इन मायोफिलामेंट में एक फिलामेंट को नाम दिया गया थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट का, और एक को नाम दिया गया थिन फिलामेंट का, थिन फिलामेंट। तो स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम में जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, ये सारे का सारा है थिन फिलामेंट, और ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये आपके पास है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। आइए जरा इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास थिक फिलामेंट है उसको नेम दिया गया मायोसिन का, और जो हमारे पास थिन फिलामेंट है उसको नेम दिया गया एक्टिन का। जो हमारे पास मायोसिन है ये है जी इक्वल टू दी लेंथ ऑफ ए, इक्वल टू दी लेंथ ऑफ ए, और ये जो था ये है इक्वल टू आई। तो ये आई जो है उसके अंदर इसकी जो है वो पोर्शन शामिल है। तो हमारे पास जो थिक फिलामेंट है, ये वाला ब्लैक वाला देखिए, ये ब्लैक क्यों आ रहा है? एग्जैक्ट इसके सामने ये ब्लू कलर का एक थिक फिलामेंट है। तो चूंकि लाइट इसमें से नहीं पास होती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है, जब ये बहुत ज्यादा थिक है तो आपके पास यहां पर क्या नजर आ जाता था? डार्क जो था बैंड नजर आ जाता था। तो इसके बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है? ब्लू कलर का जो हमारे पास है वो थिक फिलामेंट है। अब थिक फिलामेंट जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें क्या होती हैं जी? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट होती हैं। ये देखिए जी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये देखिए जी, और ये जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये देखिए जी। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट है। अब यहां पर ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हेड, और ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं टेल, और इन्हीं हेड को हम क्रॉस ब्रिजेस भी बोलते हैं। क्रॉस ब्रिजेस क्यों बोलते हैं ये भी बात इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही आपको पता चलेगी। तो थिक फिलामेंट जो था ब्लू कलर का, जिसकी वजह से डार्क बैंड पता पैदा हो रहा है, असल में वो क्या है? वो एक मायोसिन फिलामेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मायोफिलामेंट। और ये आपके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या है? ट्विस्ट है। आइए जी नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिन की। एक्टिन हमारे पास ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है? ये बड़े पतले से ब्रीक फाइबर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट। और अगर हम थिन फिलामेंट को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 कंपोनेंट है। पहली चीज यहां पे होगी एक्टिन मॉलिक्यूल्स, एक्टिन मॉलिक्यूल्स, और दूसरी चीज जो यहां पे होगी वो होगी ट्रोपोमायोसिन, और जो तीसरी चीज यहां होगी वो होगी ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। तो
तो ये तीन चीजें जो है वो मिलकर क्या बना रही है, एक्टिन फिलामेंट बना रही है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एक्टिन मॉलिक्यूल है इसकी हमारे पास होती हैं दो चेन्स, जो ट्रोपोमायोसिन है इसकी भी होती है 2 चेन्स, और जो हमारे पास ट्रोपोनिन है इसके अंदर जो है वो 3 ट्रोपोनिन होती हैं, T1, T2, T3। दोबारा समझ लीजिए, मैंने कहा कि जो थिन फिलामेंट है इस थिन फिलामेंट के अंदर 3 चीजें हैं। एक है जी एक्टिन मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 चेन्स होंगी और ये एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट होंगी, और दूसरी है जी ट्रोपोमायोसिन, ये भी 2 चेन्स होंगी। तीसरी है जी ट्रोपोनिन, इसकी आगे डिवीजन है 3 में, T1, T2, T3। अब जरा इनको स्केच करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, एक्टिन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास एक बना है ये एक एक्टिन मॉलिक्यूल होता है। इस तरह एक एक्टिन मॉलिक्यूल की क्या बनती है, चेन बनती है। तो ये जो मैं एक आपके सामने बना रहा हूं ये एक चेन है, ओके जी। और मैंने कहा ये 2 चेन्स होती हैं, तो असल में क्या होता है, ऐसे करके इसके 2 चेन्स होती हैं। ये लीजिए, ये आपको नजर आ रही हैं जी, ये 2 चेन्स हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है, ट्रोपोमायोसिन। अच्छी तरह ये क्या करता है, कवर करके रखता है। तो ये देखिए जी, ये जो अंदर इसको अच्छी तरह कवर करके रखेगी ये आपके पास है ट्रोपोमायोसिन। ये लीजिए, ये तो ये जो आपको पार्टीशन जो है कंप्लीट हो रही है, ये जो प्रॉपर जो है वो कवरिंग हो रही है, ये असल में क्या है, ये असल में है ट्रोपोमायोसिन। और तीसरी चीज क्या है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 कंपोनेंट है, T1, T2, T3। अब T1 जो है ये होता है अटैच विद एक्टिन, ये एक्टिन से जुड़ा होता है। T2 अटैच विद ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है। और जो T3 है वो होता है फॉर कैल्शियम आयन, इसने कैल्शियम आयोन्स को पकड़ना होता है। तो ये देखिए जी, ये जो एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो होगा वो T1 होगा, T1। और जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होगा ऐसे करके ये आपके पास क्या होगा, ये होगा T2। और जो छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे बिल्कुल सुपरफिशियल, इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं T3। तो आप देख लीजिए हमारे पास एक्टिन के अंदर जो है वो 3 चीजें शामिल हैं। एक है जी एक्टिन मॉलिक्यूल, ये जो रेड कलर की आपको चेन नजर आ रही है, ट्रोपोमायोसिन ये जो ब्लैक कलर की जिसने इसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, और ये जो है थर्ड वाली ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 कॉम्प्लेक्स हैं, T1, T2, T3। T1 एक्टिन को जुड़ा होता है, T2 ट्रोपोमायोसिन को जुड़ा होता है, और T3 जो है ये कैल्शियम आयन को अटैच करने के लिए वहां पर क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो ये आपके पास जो था वो एक्टिन का क्या था, स्ट्रक्चर था, और ये हमारे पास था मायोसिन का स्ट्रक्चर। आइए जरा अब हम इस जी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां से जी लाइन बाहर निकाल रहा हूं, यानी कि मैं सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बाहर निकाल रहा हूं। तो ये आपके पास सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि ये आपके पास जो थी ये एक्टिन फिलामेंट है, इधर से ये भी मेरे पास जो है ये क्या है जी, एक्टिन फिलामेंट है। ये लीजिए, ये मैं बना रहा हूं जी एक्टिन फिलामेंट, और इनके दरमियान में हमने क्या देखे, मायोसिन। तो यहां पर जो है ये आपको नजर आ रहे हैं बेशुमार मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट यहां पे अटैच है। ये देखिए जी, बेशुमार मायोसिन जो है, और दोनों तरफ हेड है, इसका मतलब कई मायोसिन यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रल, और एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, आपके पास जी लाइन और जी लाइन ये आपके पास थी, एग्जैक्ट ये। और बच्चों ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये देखिए जी, ये जी लाइन थी। तो ये जो जी लाइन ऊपर जा रही है तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, ब्राइट। ये वाला पोर्शन कौन सा, ब्राइट। ये वाला पोर्शन कौन सा, डार्क। एग्जैक्ट यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास जो है ये वाला पोर्शन यहां तक ये किसका है, आई बैंड का। बिल्कुल इधर भी ये वाला हिस्सा ये सारा किसका है, आई बैंड का। और ये जो आपको ब्लू वाला नजर आ रहा है ये आपके पास किसका है, तो ब्लू वाला बिल्कुल इसके सामने था। तो असल में ये क्या था, ये था ए बैंड का, जो कि आपके पास यहां से लेकर
यहां तक वाला पोर्शन है। तो असल में जब लाइट गुजरती थी तो वहां थिक फिलामेंट आ जाता था, तो नहीं गुजर पाती थी, जिसकी वजह से वो आपको क्या नजर आता था, डार्क। लेकिन बिल्कुल दरमियान में देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल क्या है, खाली है। यहां से थोड़ी बहुत लाइट गुजर जाती थी, जिसकी वजह से यहां से लेकर यहां तक वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा क्या नजर आता था, ब्राइट नजर आता था। ये देखिए जी, बिल्कुल यहां पर जो आपने यहां ब्राइट देखा था, असल में वो ये वाला गैप था। तो ये जो गैप है ये असल में क्या है, एच जोन है। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये असल में है जब मसल होता है अपनी रिलैक्स स्टेट में। तो ये है जी हमारे पास मसल, जिसे हम कह रहे हैं किस स्टेज में है, रिलैक्स्ड स्टेज में। अब जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होता है, अब जरा गौर से देखिएगा, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये शेप अब किस तरह हो जाएगी, ये शेप आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये लीजिए, ये शेप आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ये अंदर जो थी ये पार्टीशन है, ये लीजिए। और ये जो आपके पास अंदर ये एग्जैक्ट ये और एग्जैक्ट ये, और ऊपर ये जो थे ये अटैच हो गए आपके पास, जो कि पहले अटैच नहीं थे। ये लीजिए, ये अटैच हो गए, ये अटैच हो गए, ये लीजिए, ये अटैच हो गए। तो ये अब आपके पास जब मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जरा गौर से देखिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, यहां पे हेड अटैच नहीं है, यहां पे हेड क्या हो गए, अटैच। तो पहला चेंज हमें क्या नजर आया, पहला चेंज हमें यह नजर आया कि मसल्स के जो हेड है वो अटैच हो गए। तो हम कहेंगे जी जो क्रॉस ब्रिजेस हैं या जो हेड्स हैं, हेड्स गेट अटैच। तो हेड जो है वो क्या हो गए, अटैच हो गए। पहला चेंज ये आया। दूसरा चेंज क्या आया, दूसरा चेंज ये आया कि गौर से देखिए, यहां पे ये जो ब्लू वाला था ये सारा ए बैंड था, बिल्कुल उतना ही नीचे है, किसी किस्म का चेंज नहीं आया। तो नो चेंज इन ए बैंड, ए बैंड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। दूसरा, ये जो दरमियान में गैप था इसे आपने क्या कहा था, एच जोन। जैसे ही ये आपस में पास हुए तो देख लीजिए दरमियान वाला गैप क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम यहां लिखेंगे एच जोन डिसअपीयर। एच जोन क्या हो गई, डिसअपीयर। तो अभी तक क्या हुआ है, एक तो हमने कहा कि हेड जो है वो ऊपर अटैच हो गए, दूसरा हमने कहा ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया, तीसरा हमने कहा एच जोन क्या हो गई है, खत्म। दूसरा ये देखिए जी, यहां से जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरह करके ये आगे की तरफ आएंगे और अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच होंगे तो गौर से देखिए जी लाइन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, पास आ रही है। तो एक और चेंज क्या आया, ये आया कि जी लाइंस गेट क्लोज, ये एक दूसरे के क्या हो गई, पास हो गई। जैसे ही ये एक दूसरे के पास हुई तो यहां से लेकर यहां तक तो आपके पास था आई बैंड, जैसे ही ये पास हुई तो आई बैंड की भी ये देख लीजिए, हमारे पास जो है वो आई बैंड भी क्या रह गया, छोटा हो गया। तो यहां पे भी क्या होगा, आई बैंड रिड्यूस। ठीक है जी। तो दोबारा सुन लीजिए गौर से कि हमारे पास जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते वक्त क्या हुआ, हेड ऊपर अटैच हो गए। जब हेड ऊपर अटैच हो गए तो असल में हुआ क्या है, हेड ने अटैच करके एक्टिन को खींचना शुरू किया। जैसे ही खींचना शुरू किया तो ऐसे ऐसे एक्टिन जो है वो पास आना शुरू हुए और दरमियान वाला गैप क्या हो गया, खत्म हो गया। जब दरमियान वाला गैप खत्म हो गया तो एच जोन खत्म हो गया। और ये जो ब्लू वाला था ये पहले भी उतना था, बाद में भी उतना है। तो ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया, एच जोन खत्म हो गई और जी लाइन क्योंकि पास आना शुरू हो गई तो जी लाइन पास आ गई, और जी लाइन के पास आने की वजह से ये जो गैप था ये थोड़ा रह गया, आई बैंड क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये चेंज आता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो हमारे पास मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये असल में ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ओवर दी
थिक फिलामेंट। तो ये कहता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर से गुजर जाता है। तो आप गौर कीजिए, इस तरह करके थिन फिलामेंट आ रहा है, दरमियान में क्या था, थिक। तो थिन जो है वो थिक के ऊपर से गुजर कर आपस में अटैच हो जाता है। इस मॉडल को आप बोलते हो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और चेंज क्या आया है, चेंज ये आया कि हेड अटैच होंगे, दूसरा ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा, तीसरा एच जोन खत्म हो जाएगी, चौथा जेड लाइन पास पास हो जाएंगी, पांचवा आई बैंड में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये है जी मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां हेड अटैच नहीं है जब रिलैक्स फॉर्म है, और यहां हेड अटैच हो गए जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो क्या वजह है हेड अटैच नहीं हो रहे, क्या वजह है कि हेड अटैच हो रहे हैं। अब किस तरह हेड अटैच हुए, किस तरह हेड अटैच नहीं हुए, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट असल में होता यह है, मेरे पास जब मसल रिलैक्स फॉर्म में है उस वक्त होता यह है कि ये मेरे पास है एक एक्टिन मॉलिक्यूल। अब जरा बात आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। ये मेरे पास है एक एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन मॉलिक्यूल जो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रा किया, ये एक्टिन मॉलिक्यूल है, और एक्टिन मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट यहां पर होती है रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट। और ये वो जगह है जहां पे असल में मायोसिन का हेड आके जुड़ना चाहता है। ये लीजिए जी, ये है जी मायोसिन का हेड जो आके इसको जोड़ना चाहता है, लेकिन इसको कवर किसने किया हुआ था, ट्रोपोमायोसिन ने। अभी आपने देखा ब्लैक, ट्रोपोमायोसिन ने, ठीक है जी। तो ये है नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट जब हमारे पास मसल रिलैक्स फॉर्म में है, असल में तब हो क्या रहा है, तब हो ये रहा है कि एक्टिन की रिसेप्टर साइट को मायोसिन का हेड अटैच करना चाह रहा है, लेकिन वहां पर ट्रोपोमायोसिन है जो इसको अटैच होने नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही क्या होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उस वक्त हेड अटैच हो जाते हैं। अब कैसे अटैच होते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि यहां पर 3 ट्रोपोनिन थे, T1, T2, T3। मैं सिर्फ एक ड्रॉ कर रहा हूं, ये लीजिए, ये मैंने एक ड्रॉ किया और ये मेरे पास है T3। और मैंने कहा था T3 का काम क्या है, कैल्शियम को अटैच करना। अब स्टूडेंट होता क्या है, जैसे ही T3 के ऊपर आकर कैल्शियम अटैच होगा तो फौरन क्या होगा, ट्रोपोनिन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। ट्रोपोनिन में चेंज आएगा तो वो किसके साथ जुड़ी है, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जब ट्रोपोमायोसिन में चेंज आ जाएगा, ट्रोपोमायोसिन सारी की सारी क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। जैसे ही वो फोल्ड होगी तो इस एक्टिन की साइट को एक्सपोज कर दिया जाएगा। जैसे ही एक्टिन साइट को एक्सपोज कर दिया जाएगा, एक्सपोज, तो फौरन वहां पे मायोसिन हेड आके अटैच हो जाएगा। तो असल में कॉन्ट्रैक्शन कब हुई, गौर से देखिए, ये मेरे पास एक्टिन है, ये लीजिए, ये एक्टिन की रिसेप्टर साइट, और ये मेरे पास जो है वो फोल्ड पड़ा हुआ है, क्या, ट्रोपोमायोसिन। और ये देखिए, ये वहां पे क्या है, उसका T3, और ये ऊपर आके जुड़ गया है क्या, कैल्शियम आयन। जैसे ही कैल्शियम आयन T3 के साथ जुड़ेंगे, फौरन ये ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। जैसे ही फोल्ड होगी तो चेक कीजिए, ये क्या हुआ, रिसेप्टर साइट को एक्सपोज कर दिया गया, फौरन यहां पर मायोसिन का हेड क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जैसे यहां पे अटैच हुआ है, और इसको पुल करना शुरू कर देगा। तो इस तरह जैसे जैसे कैल्शियम आयन यहां पे आता जाएगा, सारी ट्रोपोमायोसिन उतार दी जाएगी, सारे एक्टिन के ऊपर कई मायोसिन के हेड जुड़ जाएंगे और वो पुल करना शुरू करेंगे, और इस तरह एक्टिन जो है वो पास आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कह रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये वाली फॉर्म है और रिलैक्सेशन में ये वाली फॉर्म है। तो असल में कैल्शियम होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, कैल्शियम नहीं होगा तो मसल रिलैक्सेशन होगी। जब कैल्शियम होगा तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो बिल्कुल क्या है, फोल्ड है, और ये जो हेड है ये जाके रिसेप्टर साइट पे अटैच हो जाएगा। और जब हमारे पास
यहां पे कैल्शियम आयन नहीं था तो ट्रोपोमायोसिन ने अच्छी तरह एक्टिन को रिसेप्टर साइड को कवर किया हुआ है, मायोसिन का हेड अटैच नहीं हो सकता, इसलिए अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट जैसे ही यहां पे मायोसिन का हेड अटैच हो गया, वो इसको क्या करेगा, पुल करेगा। अब पुल करके फिर उसको छोड़ेगा और फिर नए एक्टिन को पकड़ेगा, फिर उसको खींचेगा। अब जैसे ही मायोसिन जो है वो एक्टिन को पकड़ के खींचता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। अब मायोसिन के हेड के अंदर यानी इसी हेड के अंदर पड़े होते हैं एटीपी और साथ एज। एटीपीएज का मतलब होता है जो एटीपी को तोड़ सकता है। तो हर हेड में क्या होगा, एटीपीएज होगा जो कि क्या करेगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होके एटीपी से फॉस्फेट निकाल के क्या पैदा करेगा, एनर्जी पैदा करेगा। अब स्टूडेंट जैसे ही क्या किया जाएगा, मायोसिन का हेड पकड़ के खींच रहा है तो एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, फॉस्फेट देगा, एनर्जी पैदा होगी। उस एनर्जी से मायोसिन का हेड इस एक्टिन को छोड़ देगा, फिर नई को पकड़ेगा, उसको खींचेगा, फिर एटीपी एनर्जी देगा, ये इसको छोड़ेगा, फिर अगले को पकड़ेगा। तो इस तरह जो हेड है उनके डिटैच होने के लिए हमारे पास एटीपी की एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एटीपी की एनर्जी ना हो तो कभी भी हेड जो है वो मायोसिन को ना छोड़े, सॉरी एक्टिन को ना छोड़े। अगर वो एक्टिन को नहीं छोड़ेगा तो वो आपके पास हमेशा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में ही रहेगी। यही वजह है कि जब डेथ होती है तो फौरन एटीपी का लेवल क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो फौरन हमारी कोशिश होती है कि मरने वाले पर्सन की बॉडी के सारे पार्ट स्ट्रेट कर दिए जाएं। अगर कोई बॉडी का पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बेंड हुआ है, उसे फौरन क्या कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर बॉडी का कोई एक पार्ट बेंड हुआ है तो डेफिनेटली उसमें क्या हुआ होगा, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, हेड्स अटैच हुए होंगे। अब हेड ने डिटैच होना है तो डिटैच होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। अब असल में बॉडी की डेथ हो गई, जब बॉडी की डेथ हो गई तो मायोसिन के हेड जो है दे विल फर्मली अटैच, दे विल फर्मली रिमेन अटैच विद द एक्टिन। जब वो एक्टिन के साथ जुड़े रहेंगे, वहां से सेपरेट नहीं होंगे, तो लाश का वो वाला हिस्सा वहां से हमेशा के लिए क्या रहेगा, अकड़ा रहेगा, जिसे आपने क्या पढ़ा था, रिगर मोर्टस। तो रिगर मोर्टस स्टैंड्स फॉर आफ्टर डेथ एटीपी का लेवल ड्रॉप हो जाता है। अब एटीपी का लेवल ड्रॉप हो गया तो मसल्स के अंदर, मायोसिन के अंदर डिटैच होने की सलाहियत खत्म होगी। जब वो डिटैच नहीं होंगे तो वो हमेशा अटैच रहेंगे। जब वो अटैच रहेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो वो वाले मसल अकड़ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं रिगर मोर्टस। आइए जरा अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अभी हमने डायग्राम में जो लास्ट देखी उसमें हमने ये पढ़ा कि जब कैल्शियम आयन होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब कैल्शियम आयन नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो अब कौन सी चीज है जो उस कैल्शियम आयन की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, अगर वो कौन सी चीज है जो उन कैल्शियम आयन को भेज रही है? तो आपने पढ़ा है जो स्केलेटल मसल होता है वो बाय नेचर हमारे पास वॉलंटरी होता है, यानी वो हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे होल्ड में होता है, और नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। जब नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है तो डेफिनेटली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर ऊपर से आ रहा होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब नर्व जो है वो जो हमारे पास ब्रेन है, जब वो उसका कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर दे रहा होगा तो डेफिनेटली वो कौन लेके आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। तो वो जो असल में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसकी बेस पे कैल्शियम आयन को भेजा जा रहा है, वो असल में ब्रेन से ऑर्डर आ रहा है नर्व इंपल्स की शक्ल में, और उसे लेके कौन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। आइए जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक मोटर न्यूरॉन है, एक मसल के अंदर एक मोटर न्यूरॉन होता है, इसीलिए यहां पे हम मोटर न्यूरॉन की जगह हम लिखते हैं यूनिट मोटर न्यूरॉन, एक ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मसल और एक ही मोटर न्यूरॉन क्यों? हाँ, मोटर न्यूरॉन के आगे ब्रांचेस हो सकती हैं लेकिन होगा एक ही मोटर न्यूरॉन। असल में क्या वजह है कि एक ही मोटर न्यूरॉन है, ज्यादा मोटर न्यूरॉन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ज्यादा मोटर न्यूरॉन होते एक मसल के अंदर तो इसका मतलब हर एक मोटर न्यूरॉन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर लेके आ रहा होता। जब हर जगह से ऑर्डर आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर कोई एक न्यूरॉन पहले ऑर्डर ले आया और मिली सेकंड के फर्क से कोई एक न्यूरॉन बाद में ऑर्डर लेके आया। तो कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, कुछ कर चुके होंगे, कुछ अभी स्टार्ट करने लगे होंगे। तो इस तरह मसल के कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती। तो एक ही मोटर न्यूरॉन है ताकि एक ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आए और एक ही दफा सारे के सारे मसल फाइबर जो है वो क्या होना शुरू हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। ये हमारे पास जो है वो मोटर न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन की बेस पर यहां पे
बेशुमार क्या पड़े होते हैं, यहां पर छोटे छोटे वेजिकल पड़े होते हैं, और इन वेजिकल के अंदर केमिकल होता है। उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, उस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो एक मोटर न्यूरॉन है, और ये जो आपको नजर आ रही है असल में ये मसल फाइबर ही है। अब देखिए हर मसल फाइबर की जो आपको नजर आ रही थी सार्कोलेमा, सार्कोलेमा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। ये जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट है इसे हम बोलते हैं टी ट्यूब, ट्रांसफर से निकला है, ट्रांसवर्स, टी ट्यूब, तो इसे हम बोलते हैं टी ट्यूब। एक जो है वो सार्कोलेमा के अंदर यानी एक मसल की मेम्ब्रेन के अंदर कई इन्वेजिनेशन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब बोलते हैं। और जब बहुत ज्यादा होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, टी सिस्टम। ये टी सिस्टम हर एक टी ट्यूब अटैच होती है नीचे आकर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसे आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉफ्ट, और वो आपके पास था रफ एंडोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्म, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पे आके अटैच है क्या, हमारी टी ट्यूब। और असल में इसका काम क्या होता है, ये कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर। अब यहां पे बेशुमार क्या होते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, और ये बिल्कुल पास आपको क्या नजर आ रही है, जी लाइन नजर आ रही है। और ये सारा जो है इसे आपने क्या पढ़ा था, सार्कोप्लाज्म पढ़ा था। अब स्टूडेंट क्या होता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आता है। जब कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आता है तो यहां पर ये वेजिकल जो है वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो इनसे क्या निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां आ जाता है, ये टी ट्यूब में आ जाता है। टी ट्यूब में आके किसके पास आएगा, सार्कोप्लाज्म के पास, और सार्कोप्लाज्म के गेट्सों को ओपन कर देगा। जैसे ही गेट्स ओपन होंगे तो यहां से सारा कैल्शियम निकाल के कहां भेज दिया जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही कैल्शियम भेज दिया जाएगा, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कैल्शियम ज्यादा होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जैसे ही कैल्शियम यहां से निकलकर बाहर आएगा तो बेटा फौरन वो जाके एक्टिन के T3 से अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन फोल्ड बैक, मायोसिन के हेड अटैच होके कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देंगे। और जैसे ही रिलैक्सेशन करवानी है तो हर ये जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है इसके गेट्स के ऊपर एटीपेज होता है, वो एक्टिवली क्या करता है, सारे कैल्शियम आयन को पकड़ कर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब वो सारे कैल्शियम आयन अंदर स्टोर कर लेता है तो यहां कैल्शियम आयन नहीं रहेंगे। जब कैल्शियम आयन नहीं रहेंगे तो जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वापस रिलैक्सेशन, यानी T3 के आप कैल्शियम उतार दीजिए तो T3 अपनी शक्ल को रीस्टोर कर लेगा, ट्रोपोमायोसिन भी शक्ल को रीस्टोर कर लेगा, वो आके क्या करेगा, एक्टिन को कवर करेगा और आपके पास क्या आ जाएगी, रिलैक्स स्टेट आ जाएगी। अब आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है ऑल आर नन रिस्पॉन्स। अब वो क्या होता है, मैंने कहा एक मोटर न्यूरॉन है। जब एक मोटर न्यूरॉन है तो एक ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आएगा। जब एक ही ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर के ऊपर सारे जो मसल फाइबर हैं वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और इकट्ठे ही रिलैक्स करना शुरू करेंगे। तो जब सारे इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इकट्ठे ही रिलैक्स करेंगे, और अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो कोई भी उनमें से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दिस फिनोमेना नाउन एज ऑल और नन रिस्पॉन्स। अब इन सब प्रोसेसेस के लिए डेफिनेटली एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आती है, याद रखिएगा एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो डेफिनेटली वो हमारे पास कौन होगा, वो एटीपी होगा। और ये एटीपी कहां से आया है, ये एटीपी बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से आया। और इसके अलावा जो दूसरा सोर्स होता है, एक अल्टरनेटिव सोर्स, वो क्या होता है, वो होता है जी क्रिटिन फॉस्फेट। ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है मसल्स के अंदर जो कि क्या करता है, एनर्जी। तो फर्स्ट सोर्स हमारे पास क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन से आने वाला एटीपी, और जो सेकंड सोर्स होता है वो कौन सा होता है जी, क्रिटिन फॉस्फेट। ये भी हमारी बॉडी को क्या कर रहा होता है, मसल्स को एनर्जी दे रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़ी एक विगोरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मसल शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम एरोबिक टू एन एरोबिक। जब वो एरोबिक टू एन एरोबिक में शिफ्ट हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, तो वो मसल्स में स्टोर
होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो एटीपी भी कम बनेंगे और लैक्टिक एसिड स्टोर होने की वजह से जो पीएच लेवल है वो भी ड्रॉप होगा, और जब तक लैक्टिक एसिड मसल्स में रहेगा उस स्टेट को हम बोलते हैं मसल फटीग। अब जैसे ही बॉडी अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाती है और मसल वापस अपने आप को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एन एरोबिक टू एरोबिक, तो उस वक्त क्या किया जाता है, वो जो अच्छा खासा आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन चुका था जो कि एन एरोबिक से बना है, उसकी 1/5 पार्ट जो होगा उसको ब्रेक किया जाएगा एरोबिकली, उसको एरोबिकली ब्रेक किया जाएगा, और उससे जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को यूज किया जाएगा टू फॉर्म रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज, और ये सारा काम हमारे लीवर में होता है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा अगर ऐसा है कि हम कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, मसल शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम एरोबिक टू एन एरोबिक, बॉडी में लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही बॉडी नॉर्मल होती है तो बेटा उस लैक्टिक एसिड का 1/5 पोर्शन एरोबिकली ब्रेक किया जाएगा, यानी 20%, और उससे क्या निकलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को यूज किया जाएगा, रिमेनिंग जो 4/5 है यानी 80% जो रिमेनिंग आपके पास लैक्टिक एसिड रह गया है उसको कन्वर्ट किया जाए इनटू ग्लूकोज, ताकि एरोबिकली इसको ब्रेक करके इससे क्या पैदा किया जाए, एनर्जी पैदा की जाए। तो यहां पे हम हमारी मसल की एनाटॉमी, उसका फंक्शन कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।